पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड को देखने के बाद हम सभी को ये लग रहा था कि जो रेसलमेनिया बैकलैश है वहां पर रोमन रेंज अपने यूनिवर्सल टाइटल को हमें डिफेंड करते हुए नजर आने वाले हैं सिजारो के खिलाफ। लेकिन जब हम लोग मेन इवेंट की तरफ बढ़ते हैं तो सेथ रॉलिंस एक बार सिजारो के ऊपर फिर हमला करते हैं। तो मे भी हम लोग ये सोच रहे थे शायद एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर, जहां पर सेथ रॉलिंस, सिजारो और रोमन रेंज हमें तीनों इस मैच में कंपीट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन भाई कल के स्मैकडाउन के शो से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ बहुत ही बड़े चेंजेस कर दिए टीज, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये बात टीज की कि सिजारो अपोनेंट नहीं होने वाले हैं रोमन रेंज के। साथ ही में इस हफ्ते एनएक्सटी के एपिसोड की हम लोग व्यूअरशिप के बारे में करेंगे बात, क्योंकि ये दूसरा हफ्ता था लगातार एनएक्सटी के जब ये हो रही थी ट्यूसडे के ऊपर। क्या इस साल होने वाली एक बार फिर रिटर्न सऊदी अरेबिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई पेपर व्यू की या फिर नहीं, अभी फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ बातें चल रही हैं इसके बारे में भी हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। रिसेंटली गोल्डबर्ग ने भी अपने एक बार फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के बारे में कुछ बड़ी बातें कही हैं, और क्या आने वाले टाइम में वो और ड्रीम मैचेस में कम्पीट करेंगे या फिर नहीं। साथ ही में इस वीडियो के अंदर हम लोग डैनियल ब्रायन के बारे में करेंगे बात, क्योंकि उन्होंने भी अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट की जो सिचुएशन है उसके बारे में की है बात, और उन्होंने बताया कि कब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न करेंगे, अब एक फुल टाइम सुपरस्टार है या फिर है पार्ट टाइमर। तो भाई ये वो कुछ कमाल की चीजें जो कि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेटली आपको वीडियो को एकदम एंड तक दिखना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि इस हफ्ते एनएक्सटी के एपिसोड के बारे में जुड़ी है, जो कि एकदम दूसरा हफ्ता था ट्यूसडे नाइट का एनएक्सटी को लेकर। और भाई जब एनएक्सटी के साथ कंपटीशन में कोई भी रेसलिंग का शो नहीं है तो जरूर एनएक्सटी ने पिछले हफ्ते 8 लाख से ज्यादा जो व्यूअरशिप है वो गेन की थी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये कि जो एनएक्सटी है वो इस व्यूअरशिप को मेंटेन कर पाएगी या फिर नहीं। और भाई फाइनली इस हफ्ते की जो एनएक्सटी की व्यूअरशिप है वो भी रिवील हो चुकी है, और जरूर एनएक्सटी इस रेटिंग के साथ काफी ज्यादा खुश होगी, क्योंकि इस हफ्ते जो व्यूअरशिप आई है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले भी ज्यादा आई है। और इस हफ्ते व्यूअरशिप आई है ओवरनाइट एवरेज रेटिंग्स 8,41,000 व्यूअरशिप। और अगर भाई मैं पिछले हफ्ते की बात करूं तो पिछले हफ्ते 8,05,000 रेटिंग्स आई थी। तो जरूर से ट्रिपल एच काफी ज्यादा खुश होंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई की पूरी जो मैनेजमेंट है एनएक्सटी की वो काफी ज्यादा खुश होगी कि फाइनली जो एनएक्सटी है उन्हें वो रेटिंग्स मिल रही हैं जो कि एक्चुअल में वो डिजर्व करते हैं। आई नो उस जो वेडनेसडे नाइट रेटिंग वॉर है उसे डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक कदम पीछे हटना पड़ा, लेकिन भाई अगर आपका काफी तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ी समझदारी दिखाने से शायद यहाँ पर कोई गलती डब्ल्यूडब्ल्यूई ने की नहीं है। और देखते हैं आने वाले टाइम में क्या एनएक्सटी व्यूअरशिप 1 मिलियन भी ड्रॉ हो सकती है या फिर नहीं। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट अपडेट इस बार जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के सऊदी अरेबिया के पेपर व्यू के बारे में, और वो इस साल होगा या फिर नहीं ये जो डाउट है वो काफी सारे फैंस के मन में जरूर से था। क्योंकि आज से कुछ महीने पहले हमने देखा था कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्राइवेट जेट है वो रियाद जेदा गया था सऊदी अरेबिया के अंदर, और ऐसा माना जा रहा था कि मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी अरेबिया का कोई ना कोई पेपर व्यू करवाने के बारे में सोच रही है। और भाई जैसे हमने देखा था प्रीवियस ईयर के अंदर ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल हो गया, क्राउन ज्वेल हो गया, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल भी कोई डिफरेंट से नेम का हमें पेपर व्यू करवाते हुए नजर आएगी। एंड रिसेंटली रेसल वॉर्स की तरफ से कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं सामने कि क्या इस साल का वो शो होगा या फिर, क्योंकि पैंडेमिक के बाद अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई शो करते हैं वो उनका पहला इंटरनेशनल शो होने वाला है। और यहाँ पर ये जो रिपोर्ट्स है रेसल वॉर्स की तरफ से जैसे मैंने कहा थी सामने, रेसल वॉर्स ये बात रिवील करते हैं कि 2 कंपनी के सोर्सेज ने बात कंफर्म की है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर इस साल के आखिरी में पेपर व्यू करवाने के बारे में सोच रही है, और मे बी ये जो शो है वो इस साल के आखिरी से पहले भी हो सकता है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरा मूड बना लिया है कि इस साल सऊदी अरेबिया के अंदर एक बार फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो होगा। और जैसे मैंने कहा पैंडेमिक के बाद ये पहली बार होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर जाती है और वहां पर हमें लाइव टूरिंग करती हुई नजर आती है। हम सभी जानते हैं कि जो सऊदी अरेबिया की पूरी स्पोर्ट्स वाली अथॉरिटी है उनके बीच और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच करीबन 10 साल का एक लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और अगर पैंडेमिक में डब्ल्यूडब्ल्यूई पेपर व्यूज नहीं करवाती है सऊदी अरेबिया वाले तो ये जो डील है पैंडेमिक के कारण और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज चाहेगी नहीं, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना पूरा ट्राई कर रही है कि इस साल के आखिरी में वो सऊदी अरेबिया में एक शो करवाते हुए नजर आए। और मे भी यहाँ पर काफी सारे जो सरप्राइज हॉल ऑफ फेमर्स है उनकी रिटर्न दिखाई दे सकती है, क्योंकि भाई हम जानते हैं सऊदी अरेबिया एक बहुत ही बड़ा पे चेक ऑफर करता है जो भी लेजेंडरी सुपरस्टार वहां पर रिटर्न करता है। तो मे बी जो गोल्डबर्ग है या फिर अंडरटेकर का मुझे चांस काफी कम लगता है, ब्रॉक लेसनर एक नाम आ रहा है सामने, वो भी हमें आते हुए नजर आ सकते हैं। और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे हॉल ऑफ फेमर्स मेरे हिसाब से अगर इस साल का सऊदी अरेबिया का शो होता है वहां पर आते हुए नजर आ सकते हैं। अभी फिलहाल जो चांसेस है वो 90% से भी ज्यादा है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट अपडेट इस बार जुड़ी है डैनियल ब्रायन के बारे में। और डैनियल ब्रायन रेसलमेनिया के बाद जैसे गुमशुदा हो गए और उनकी भाई एक गुमने की रिपोर्ट हमें लिखवानी पड़ेगी, लगता तो ऐसा स्मैकडाउन के एपिसोड को देखने के बाद, क्योंकि अचानक से जो डैनियल ब्रायन जो कि बीच में मेन एकदम पार्ट थे स्मैकडाउन के वो हमें गायब होते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एज कहां पर है और डैनियल ब्रायन कहां पर है। तो भाई एज को लेकर अभी फिलहाल कोई भी अपडेट सामने
नहीं आई है, उनका कोई भी इंटरव्यू नहीं हुआ है अभी फिलहाल रेसलमेनिया के बाद। लेकिन रिसेंटली जो डैनियल ब्रायन है उनका एक इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू के अंदर अपने वो जो रिटायरमेंट प्लान्स है और क्या है उनका रेसलमेनिया के बाद का स्टेटस, ये सारी बातें रिवील करते हुए नजर आते हैं। डैनियल ब्रायन कहते हैं कि मैं WWE से बिल्कुल भी रिटायर नहीं होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं 70 साल का नहीं हो जाता, सही बता रहा हूँ, वो 70 ईयर्स कहते हैं, कि जब तक मैं 70 साल का नहीं हो जाता मैं WWE के अंदर, मैं प्रो रेसलिंग के अंदर रेसल करना चाहता हूँ, लेकिन एज अ फुल टाइम सुपरस्टार नहीं बल्कि एज अ पार्ट टाइम सुपरस्टार। वो कहते हैं रेसलमेनिया के बाद हम सभी जानते हैं जो मेरा WWE का कॉन्ट्रैक्ट है वो काफ़ी जल्दी एक्सपायर होने वाला है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं आने वाले टाइम में अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या करूँ, मैं WWE के साथ क्या एक मल्टी ईयर फुल टाइम सुपरस्टार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लूँ, क्या मैं हर हफ्ते स्मैकडाउन के शो के अंदर आऊँ, और क्या मैं इस एज के ऊपर भी अपनी फैमिली को टाइम ना दूँ और अपना जो रेसलिंग का पैशन है उसे फॉलो करूँ, या फिर मैं ये सोच रहा हूँ क्या मैं एक रेसलिंग के अंदर पार्ट टाइमर सुपरस्टार बन जाऊँ और मैं अपना इससे जो रेसलिंग का पैशन है वो भी कंटिन्यू कर पाऊंगा और मैं अपनी फैमिली को भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम दे पाऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं ये चीज़ें फिगर आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं 70 साल से पहले तो रिटायर किसी भी हालत में नहीं होऊंगा। अब जैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है मैं पूरे तरीके से सोच समझ के बात का आगे डिसीजन लूंगा, मुझे एक पार्ट टाइमर रेसलर बनना है या फिर बनना है एक फुल टाइम सुपरस्टार। इससे पहले भी डैनियल ब्रायन के काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हुए थे, अगर आज से मैं 4-5 महीने पहले की बात करूँ, उन्होंने बताया था कि रेसलमेनिया के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद में भी डैनियल ब्रायन भी WWE के अंदर एक पार्ट टाइम सुपरस्टार बनेंगे। और लगता है ऐसा कि रेसलमेनिया के बाद WWE ने डैनियल ब्रायन को कुछ समय दिया अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और काफ़ी जल्दी उनकी WWE जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक्सपायर होने वाला है और मुझे ज़्यादा चांसेस यही लगते हैं कि डैनियल ब्रायन काफ़ी जल्दी WWE के अंदर एक पार्ट टाइमर सुपरस्टार बनते हुए नजर आएंगे। मे बी साल के जितने भी पेपर व्यूज़ होते हैं, आई थिंक हर महीने एक पेपर व्यू होता है, तो 12 पेपर व्यूज़ में से कुछ नहीं तो हमें 5-6 पेपर व्यू के अंदर डैनियल ब्रायन जरूर रेसल करते हुए नजर आने वाले। और मुझे नहीं लगता कि वो बाकी WWE के पार्ट टाइम सुपरस्टार्स की तरह रहने वाले हैं कि भाई साल के अंदर 2 मैचेस रेसल कर लिए, साल में 3 मैचेस रेसल कर लिए। आई थिंक उनका जो हाल है वो लेजनर वाला होगा कि भाई साल में जो आने वाला है 1-2 छोड़कर पेपर व्यू है वहाँ पर वो हमें आते हुए नजर आएंगे और वहाँ पर वो हमें उस पेपर व्यू में उस शो में कम्पीट भी करते हुए नजर आएंगे। तो भाई इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन है, क्या आपके हिसाब से डैनियल ब्रायन को एक पार्ट टाइमर सुपरस्टार बन जाना चाहिए, उन्हें अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, या फिर उन्हें स्टिल बनना चाहिए WWE के अंदर एक फुल टाइम सुपरस्टार? लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और नेक्स्ट अपडेट इस बार WWE के एक पार्ट टाइमर के बारे में जुड़ी है और हम बात करेंगे दी आइकॉनिक गोल्डबर्ग के बारे में और गोल्डबर्ग का क्या कहना है उनकी WWE रिटर्न के बारे में, कब वो रिटर्न करेंगे, क्या आने वाले टाइम में WWE के अंदर और भी वो चैंपियनशिप मैचेस के अंदर रेसल करेंगे या फिर नहीं। तो होता क्या है, BT स्पोर्ट्स के ऊपर ये वाला जो इंटरव्यू है वो होता है गोल्डबर्ग का और इस इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा जाता है कि आपके हिसाब से अभी फिलहाल जो आपकी डील है WWE के साथ में, आप साल में 2 मैचेस रेसल करते हो, उसके बारे में आपका क्या सोचना है। वो कहते हैं मेरे हिसाब से भी फिलहाल ये जो पूरी डील है मेरे लिए एकदम परफेक्ट है और ये जो चीज़ है वो गोल्डबर्ग का एकदम डिफरेंट एरा है कि गोल्डबर्ग आते जिसके खिलाफ उसे मैच रेसल करना होता है वो आके बहुत ईजिली रेसल कर लेते, चाहे उसे एक टाइटल मैच में रेसल करना हो, चाहे उसे एक नॉर्मल सिंगल सुपरस्टार के खिलाफ रेसल करना हो। तो ज़रूर से गोल्डबर्ग का डिफरेंट एरा है, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये जो गोल्डबर्ग का डिफरेंट एरा है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिटर्न करूँगा और अगर आप लोग मेरे ड्रीम मैचेस के बारे में सोच रहे हो तो ये एब्सोल्युटली आपको आने वाले टाइम में मेरे और भी ज़्यादा अच्छे और इंटरेस्टिंग मैचेस दिखाई देंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और इस साल एक बार फिर से मैं काफ़ी जल्दी आप सभी को रिटर्न करता हुआ नजर आऊँगा। तो लगता है ऐसे कि गोल्डबर्ग ज़रूर से हमें एक बार फिर इस साल आते हुए नजर आएंगे, जो कि ज़रूर से उनकी WWE डील के अंदर भी मेंशन है, सऊदी अरेबिया के बारे में डिस्कशन भी चल रही है। तो मुझे अब चांसेस थोड़े कम ये लग रहे हैं कि समर स्लैम के अंदर नहीं, अगर सऊदी अरेबिया का शो होता है WWE गोल्डबर्ग की, वहाँ में रिटर्न करवाती हुई नजर आने वाली है और WWE जो गोल्डबर्ग की एक और अपीयरेंस है वो सऊदी अरेबिया के शो के लिए बचा के रखेगी, जहाँ पर हमेशा लेजेंड्स की रिटर्न होती ही होती है, चाहे वो ट्रिपल एच हो, मेरे हिसाब से वो भी रिटर्न करेंगे वहाँ पर। तो ये कुछ बातें जो कि गोल्डबर्ग ने कही है, लास्ट टाइम वो हमें रंबल में दिखाई दिए थे और लगता है ऐसे कि एक बार फिर से काफ़ी जल्दी गोल्डबर्ग आएंगे और जिस हिसाब से उन्होंने ये वाला इंटरव्यू दिया है मे बी वो इस बार एक टाइटल मैच में नहीं रेसल करेंगे, बाकी वो आएंगे और वो किसी न किसी एक नॉर्मल चैलेंजर को या फिर जो बंदा गोल्डबर्ग को बार बार कॉल आउट करेगा, जैसे एक बार समर स्लैम ने जिगलर ने किया था, वैसे कुछ होता हुआ नजर आएगा और गोल्डबर्ग वर्सेस वो जो उनका अपोनेंट है उनका मैच हो सकता है सऊदी अरेबिया के शो के अंदर। बाकी हो सकता है वो आके रोमन रेंज को चैलेंज कर दे यूनिवर्सल टाइटल के लिए। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ और फाइनल अपडेट भी इस बार हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। और पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर मेरे हिसाब से जो रोमन रेंज का रेसलमेनिया बैकलैश को लेकर पूरा
स्टेटस है, उनका कौन सा अपोनेंट है, कौन सा मैच होगा, ये बातें ऑलमोस्ट सभी को क्लियर हो गई थी क्योंकि सिजारो आए थे, उन्होंने रोमन को कन्फ्रंट किया। मेन इवेंट के अंदर जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने सिजारो के ऊपर हमला किया और फाइनली जाके जो सारी चीज़ें वो सॉर्ट आउट होती हैं और हम समझ आते कि रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर एक ट्रिपल थ्रेट मैच काफ़ी जल्दी होने वाला, या फिर ये भी हो सकता है उससे पहले एक नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच हो और वहाँ पर सिजारो हमें सेथ रॉलिंस को हराते हुए नजर आए। लेकिन भाई कल के स्मैकडाउन के एपिसोड से पहले जो कि स्मैकडाउन का एक और काफ़ी अच्छा एडिशन हो सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस बात को टीज कर दिया कि रोमन रेंस का जो रेसलमेनिया बैकलैश का अपोनेंट है वो ना सिजारो होने वाले हैं और ना ही वो सेथ रॉलिंस होने वाले हैं। होता है कि रिसेंटली जो डब्ल्यूडब्ल्यू एंड फॉक्स का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है और जो डब्ल्यूडब्ल्यू खुद है वो एक न्यू प्रीव्यू जारी करते हुए नजर आती है कल के स्मैकडाउन के एपिसोड का। जारी ज़्यादा मैंने शुद्ध हिंदी इस्तेमाल कर ली तो होता क्या यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू कहती है कि भाई सेथ रॉलिंस ने जिस तरीके से हमने देखा सिजारो के ऊपर किया है हमला, और सेथ रॉलिंस ने ये बात कही है कि अभी फिलहाल उनका और सिजारो का जो बिजनेस है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। तो देखते कल के स्मैकडाउन के शो के अंदर कौन सा वो न्यू सुपरस्टार है जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के खिलाफ आता हुआ नजर आता है और वो चैलेंज करता है रोमन रेंस को रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर। अब सिचुएशन डब्ल्यूडब्ल्यू ने जिस हिसाब से बताई लगता है ऐसा कि सिजारो और जो सेथ रॉलिंस है इन दोनों का फ्यूड एक अलग जाने वाला है और मे भी ऐसा हो सकता है जो रोमन रेंस है हमें रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर एक डिफरेंट अपोनेंट के खिलाफ टाइटल को डिफेंड करते हुए नजर आए, या फिर ये भी हो सकता है कि रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर सेथ रॉलिंस वर्सेस सिजारो का मैच ऑफिशियल हो जाए। जो विनर होगा वो अगले पेपर व्यू के अंदर हमें रोमन रेंस का फेस करता हुआ नजर आएगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कल के स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर ही हमें कोई नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच दिखाई दे जाए जहां पर सेथ रॉलिंस, सिजारो और मल्टी सुपरस्टार्स हमें कंपीट करते हुए नजर आएंगे। जो विनर होगा वो रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर फेस करने वाला है रोमन रेंस का। कुल मिला के जो डब्ल्यूडब्ल्यू उन्होंने सिचुएशन के अंदर एक और ट्विस्ट डाल दिया है और मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू हमें ये बताना चाहती है कि सेथ और जो सिजारो का फ्यूड है वो एक तरफ चलने वाला है और रोमन का जो फ्यूड है यूनिवर्सल टाइटल का वो एक तरफ रहने वाला है। ऊपर से मुझे कुछ सिमिलर चीज़ें लग रही हैं रोमन और सेथ रॉलिंस के बीच में। सेथ रॉलिंस ने भी ये बात कही थी कि सिजारो उनके लेवल का सुपरस्टार नहीं है, उनके हिसाब से रोमन रेंस उनके लेवल के सुपरस्टार हैं। रोमन रेंस का कहना भी ये था कि भाई स्मैकडाउन के अंदर अब ऐसा कोई सुपरस्टार बचा नहीं जो कि उनके लेवल का हो। जब सिजारो आते हैं तो सिजारो को करते इग्नोर। पॉल हेमन बैक स्टेज के ऊपर ये बात कहते हैं कि सिजारो के अंदर काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज तो ज़रूर से हैं लेकिन सिजारो रोमन रेंस के लेवल का नहीं है। और रिसेंटली जो सेथ रॉलिंस है वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए पॉल हेमन का ये जो पूरी वीडियो है वो हमें टैग करते हुए नजर आते हैं और वो कैप्शन लिखते हैं कि फाइनली जो पॉल हेमन है उसने मेरी बातें समझ ली हैं। तो लगता है ऐसा कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू सिजारो वर्सेस रोमन रेंस के कम और सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस के एक इंस्टेंट क्लासिक फ्यूड का हमें एक तरह का टीज करना चाहती है कि भाई आने वाले टाइम में ये दोनों सुपरस्टार्स भी कंपीट करेंगे। आई नो सिजारो काफ़ी अच्छे सुपरस्टार हैं लेकिन अगर रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर एक नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच होता है तो ज़रूर से मैं सेथ रॉलिंस के फेवर में रहूँगा ताकि मनी इन द बैंक के अंदर रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच एक यूनिवर्सल टाइटल का मैच हो। तो भाई ये वो ट्विस्ट है जो कि आया कल के स्मैकडाउन के शो से पहले। बाकी देखते हैं कल स्मैकडाउन के शो के अंदर क्या होता है। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो प्रेस, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नौ भी फ्रेश अपडेट्स आगे जाने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।